टॉपिक का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थ्योरम, पहले इस थ्योरम की ज़रूरत समझाऊंगा, फिर तरीका समझाऊंगा, फिर इससे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले ज़रूरत समझते हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। थ्योरम से चिढ़नी है कि तुम लोगों को? मैथ्स में इतनी सारी थ्योरम्स आती थी, हाँ। तो कैन यू प्रूव कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्यों ट्रू होता है? दिस इज अ थ्योरम। हाँ, क्या बात कर रहे हो, उसके ऊपर स्क्वायर बना बना के सबका वो नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करते थे, सबके ऊपर जैसे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, वैसे स्क्वायर बनाने पड़ते थे, फिर नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करते थे, वो बराबर आते थे। चलो, जैसे मान लो बच्चों ये एक रिंग है, एक रिंग है और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाना है आप लोगों से। मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाना है आपको इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ये इसके अबाउट घूम रहा है। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। इसके अबाउट घूम रहा है ये। आपको एक्चुअली में इस एक्सिस के अबाउट पता था, पर इस बार क्या हो रहा है, ये रिंग, पहले तो रिंग अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा था, अब ये रिंग ऐसे घूम रहा है। डिफरेंस समझ आया दोनों में? पहले चूड़ी एक है, कुछ है किसी के पास कड़ा चूड़ी कुछ? पहले देखो वो ऐसे घूम रहा था, सिंपल इस तरीके से घूम रहा था, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था। देखो, दिख रहा है घूमते हुए? घुमा रहा हूं मैं इसको, दिख रहा है सबको? हाँ, दिख रहा है ना? चलो, लेकिन अब ये ऐसे, मतलब इसको ऐसे भी दिखा देता हूँ, ऐसे दिख रहा था आपको ये, तो बोर्ड पे ऐसे ही बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसे घूम रहा है, इसके अबाउट ऐसे। डिफरेंस समझ आया दोनों में? तो देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे घूम रहा है, तो अब कैसे निकालें? निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैच कर लोगे तो नहीं दांत टूट जाएंगे? हाँ, इसके अबाउट आपको पहले से पता था, हाँ, अब इसके अबाउट घूम रहा है सॉलिड। हाँ तो अब एक्चुअली में आपको जो डॉटेड नहीं बनी हुई लाइन उसके अबाउट निकालना है। ये तो आपको इसके अबाउट पहले से पता था, निकाल सकते हो, टाइम देता हूँ। चलो पहले लड़ो क्वेश्चन से। थ्योरम मत लगाना, बहुत मारूंगा। हाँ, बिना थ्योरम के करके देखो। क्या चीज़? जो सॉलिड लाइन है, डॉटेड लाइन नहीं। डॉटेड तो मैंने याद दिलाया आप लोगों को कैसे था वो, आपने जो किया था। चलो मेहनत करते रहोगे, निकालते रहोगे। दे दो आधे घंटे का टाइम, तो बता ही दूँ? चलो, अच्छा ये देखो, क्या ये जो मुझे पहले से पता था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास था, और ये मुझे कुछ याद भी आ रहा है, कितना होता था? mr स्क्वायर होता था। अब आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, कभी भी मेरे सेंटर ऑफ एक्सिस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन से पैरेलल शिफ्ट करना हो, वर्ड याद रखना, नया एक्सिस मेरा पुराने एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो आप ये डिस्टेंस निकाल, फिलहाल तो ये डिस्टेंस कितना है, r है, पर मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस a होता, मान लेते हैं ये डिस्टेंस a होता, तो आपको कुछ नहीं करना, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू ma स्क्वायर प्लस ICOM, ये कर देना था। अगर एक्सिस कभी भी पैरेलल शिफ्ट करनी हो तो m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना था। अगर मैंने ये कर दिया तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसमें निकाल के देखें,
हाँ, बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल है निकालना। तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बताओ कितना है, m इंटू डिस्टेंस बताओ कितना है, दोनों एक्सिस ऑफ, नहीं ये r लिया ना अपन ने एग्जैक्टली, तो r है ना, तो क्या मैं इसको m इंटू आर स्क्वायर प्लस आई सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना था ये, एम आर स्क्वायर, कितना आंसर आ गया, आंसर। अब बताओ किसका तरीका आसान रहा, मेरा या तुम लोगों का, तो तुम लोग इससे निकालते ही रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चाहो तो मैं इसकी थ्योरी लिखवा सकता हूँ, अगर चाहो तो। किसका, मैंने करवाया था क्या पिछली बार डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन मैंने नहीं करवाया होगा, मतलब नहीं है। काव्या, आपके पापा का नाम क्या है बेटा, नाम पूछ रहा था, कांटेक्ट नंबर मुझे ढूंढना था। हाँ, चाहो तो मैं एक बार ट्राई करूँ। गुड गुड, आप लोगों को क्यों लगता है मैं सिर्फ काव्या के पापा को फ़ोन कर सकता हूँ, शौर्य के लिए तो मुझे कहीं फ़ोन भी नहीं करना, नीचे वाले क्लासरूम में ही फ़ोन करना बहुत है, और लक्ष्य के लिए तो और भी कहीं फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। जैक से तो मेरे को कोई शिकायत ही नहीं है ना, मैं लाफ्टर शो खोल के बैठा हूँ, मैं लाफ्टर शो खोल के बैठा हूँ। अच्छा चलो एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ये समझ में आया, लिखना है थ्योरम, लिखना चाहते हो ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, अब तुमको ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, देखो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ है कि एक्सिस हमारे सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट होगी तो ही वैलिड है, ये याद रखना। चलो लिख लो, if or axis of rotation, if or r हमारा o u r बेटा आप दुर्गापुरा से आते हो ना, हाँ हाँ, वो उधर सामने पुलिया पड़ती है, वो क्या नाम है, कौन सा स्वीट्स है वो, गोपी स्वीट्स है, क्या नाम है उसका, गोपी स्वीट्स, तो वहाँ से लेफ़्ट ले लो थोड़ा सा आगे, और फिर एक बार और लेफ़्ट ले लो, जस्ट मतलब मुड़ते ही वहीं पे जो जगह पड़ती है वहीं से आते हो ना आप, वो गौशाला पड़ता है, बैल है ना ये। हाँ, वैसे पता है वहाँ पर एक बड़ी गज़ब की जगह, अगर कभी गए हो तो, उसमें एक छोटा सा मंदिर है, और उस मंदिर में पिछले लगभग 200 सालों से रोज़ डेली यज्ञ होता है।
गायत्री हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर डेली यज्ञ होता है। इनफैक्ट कोरोना में, कोविड टाइम पे भी नहीं रुका था। और उसमें ये भी नहीं है कि कोई मतलब नहीं जा सकता, जा सकता है कोई भी, कोई भी जा सकता है और कभी भी जा सकता है। अ, पुलिया से लेफ्ट होते पहला गौशाला पड़ता है ना। हाँ, बस उसी गौशाला के अंदर। नहीं, वो अंदर तो एज इट इज़ ही है। गौशाला एक्चुअली में जो रास्ता पड़ता है ना, गौशाला पहले लेफ्ट में पड़ता है, वो रास्ता है एक्चुअली में, और उसमें लास्ट में जाके मंदिर है। हाँ, तो लगभग 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ पर। और कंटिन्यूटी इस चीज़ की मेंटेन रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। 200 साल से कोई एक चीज़ रेगुलर हो रही हो। चलो आगे बढ़ें, मैं बुक से लिखवा देता हूँ। हाँ लिख लो, मैं बुक से लिखवा रहा हूँ। मैं सोच रहा था तुम लोगों को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी पढ़ाऊंगा, लक्षण लग नहीं रहे तुम लोगों के। इफ वी वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, if we want to find moment of inertia I of a body of mass m about a given axis, about a given axis, if we know its moment of inertia about center of mass, ICOM, ICOM, and the given axis is parallel to, यानी I is parallel to ICOM axis and separated by a distance d, separated by a distance d, then we can say, अच्छा d बोल दिया क्या मैंने, a बोलना चाहिए था। a बोल दो चाहे d बोल दो, अपना फॉर्मूले में फिर यहाँ पर d कर देना, तो a कर दो, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a, देन वी कैन राइट, और डब्बे में लिखा हुआ टर्म लिख देना, एक अगला पॉइंट लिखो, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर वन डी कॉमा 2D एंड 3D बॉडीज, मतलब सबके लिए वैलिड है, ठीक है। इसने मुझे लगता है आज पालक के पत्तों पे कॉकरोच का सैलेड खा लिया, ऐसा कुछ हो गया क्या बेटा?
या फिर इसे किसी ने मौजे दे दिए। हाँ, नहीं ये कुछ भी कर सकती है ये सुबह सुबह चाय में उपले डुबा के खा जाती है। उपले, उपले नहीं जानते? काऊ डंग बेटा, काऊ डंग। डंग केक। हाँ तो ये खा लेती है, कुछ भी खा लेती है, ऐसे ये भेदभाव नहीं करती किसी चीज़ में। ये चाइनीज़ ऑयल में खाने खा लेती है। चाइनीज़ ऑयल पता है क्या होता है? चाइनीज़ ऑयल जो आता है, ये मालूम नहीं इसके बारे में रियलिटी? बता दूँ तो शायद मेरे हिसाब से फास्ट फूड खाना बंद कर दोगे। चाइना से भी ऑयल आता है। हाँ, जैसे मस्टर्ड ऑयल इंडिया में होता है ना, वैसे चाइना से भी नहीं ऑयल आता है, ऑयल। वो बेचता है, बहुत सस्ते रेट में बेचता है तेल। नाम तो यार मैं नहीं बता पाऊँगा, बट वो बनाते कैसे मैं बता देता हूँ आपको। जो ह्यूमन वेस्ट निकलता है ना, उसका हीट ट्रीटमेंट करके उसमें से ऑयल निकाल कर बेच देते हैं। पानी का सिस्टम, हाँ वो तो ये सब तो चलता है, चाइना में कुछ भी चलता है। पता नहीं, अजीब कंट्री है यार। और पता है हमारे भारत के लोग सोचते नहीं है। अगर थोड़ा सा बिजनेस आइडिया हो ना दिमाग में, तो पूछो मत क्या क्या कर सकते हैं। नहीं पता है एक्चुअली में, यार मैंने वो कहाँ बेच खाया। मैंने स्टाइलस कहाँ रख दिया। अच्छा, तो हमारे यहाँ पर भर भर के कॉकरोच होते हैं। तुम कोई सा भी वो डब्बा वो ढक्कन खोलो, कॉकरोच ही कॉकरोच निकलेंगे। क्या बात कर रहे हो? वो तो ये जब से काव्या जब से फॉर्म में आई है तब से कम मिलते हैं, ये सैलेड में खा जाती है इसलिए। वरना अगर बिजनेस आइडिया हो किसी के दिमाग में, ढक्कन खोल खोल के कॉकरोच ले जाए बेच दे चाइना में। वहाँ तो खाते हैं, खाते हैं वहाँ पर, जब भर भर के बेचो। हम फालतू में हीट छिड़क छिड़क के मार रहे हैं। हाँ कुछ, बेटा कोरोना थोड़ा सा साइज में होता तो उबाल के खा जाते, थोड़ा साइज बड़ा होता तो दुनिया में नहीं फैलता वो, लिटरली खा जाते हो उसको, कोरोना को उबाल के खा जाते हो। चाइना दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ पर 4 पैरों में टेबल कुर्सी छोड़ के सब खाया जाता है। हाँ, आप एनिमल सोच नहीं सकते जो वहाँ खाया नहीं जाता। हाँ, पाकिस्तान से गधे इंपोर्ट कर, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गधों का इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, और चाइना इंपोर्ट करता है उन्हें। क्या? हाँ खाते हैं, सूप खाते हैं। अरे इंसानों का, हाँ ये फीटस खाते हैं वहाँ पर। एम्बेरिकल कॉर्ड होता है ना, उसका सूप पीते हैं। हाँ चाइना में चलता है, चाइना है वो। तुम्हें पता नहीं है ये चीज़ें? अरे हाँ, अरे बच्चों का जो एम्बेरिकल कॉर्ड होता है वो खाते हैं। जो क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सा होता है लेयर जिसमें बच्चा रहता है? प्लेसेंटा। सब प्लेसेंटा तो वो होता है जिसमें वो रहता है। अरे थैली जो होती है यार, क्या बोलते हैं उस थैली को? नहीं नहीं, वो अलग चीज़ होती है, एम्ब्रियन होता है बेटा। एक लेयर होता है, उस लेयर में बेबी रहता है, जिसमें फ्लूइड के अंदर बेबी रहता है। तो हाँ, लिक्विड होता है एम्ब्रियोनिक लिक्विड, और इसको एम्ब्रियन बोलते हैं आई गेस। तो उसको भी खाते हैं वो लोग। मतलब आप सोच नहीं सकते, ये तो इंसानों की बात करो, इंसानों के खाते हैं, जानवरों के लिए तो क्या ही सोचोगे आप। वहाँ पर जैसे बकरा काटा गया, तो बकरा तो खैर वहाँ पर बहुत कम है, बट काटा गया तो जैसे जनरली वर्ल्ड के सब कंट्रीज़ में क्या होता है, उनका ब्लड फेंक दिया जाता है। वो लोग ब्लड को जमाते हैं, उसका क्यूब्स बनाते हैं और उसको भी बना के खाते हैं। हाँ, ब्लड को जमाते हैं पहले, क्लॉट हो जाता है वो, उसके बाद उसके क्यूब्स बनाते हैं, फिर उसको भी खाते हैं सूप। तो मैंने कहा ना, आप कुछ इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा जो वहाँ पर नहीं खाया जाता हो। नॉन वेज में, वेज में तो छोड़ो। अगर हाँ हाँ चल रहा है इंटेस्टाइन सूप।
वो नूडल्स खा रहे हैं इंटेस्टाइन के। मैंने कहा ना, क्या क्या नहीं छोड़ा होगा। बताया तो अभी ऑयल बनाते हैं। चाइना दुनिया का अकेला वो देश है जो अपना कचरा भी कचरा नहीं समझता, ये सच्चाई है। वो अपने कचरे को रिसाइकल करके दूसरों को पहुंचा देता है। हमारे यहाँ पे जो कार वार आती है ना बच्चों की खेलने की, वो सब वहाँ का प्लास्टिक वेस्ट होता है, वो सब मेल्ट करके वापस बना के बेच देते हैं, कचरा। अब मैं क्या ही बोलूँ, आपके फ़ोन के जो कवर्स आते हैं, ये बैक कवर और ये सब, ये वहाँ के कचरे से बना के बेचा जा रहा है आपको, टेम्पर्ड और ये सब। अब क्या कचरा है मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, कभी देखना, खुद सर्च करना। हाँ, चाइना से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करो ना लाइफ में, तो ये चीज़ पहले उसके बारे में रिसर्च करना कि ये चाइना की चीज़ है, मतलब इसमें क्या हो सकता है, वो पहले सर्च किया करो। आपको पता भी नहीं चलेगा वो क्या चीज़ है, आप खुशी खुशी ले आओगे। इसीलिए तो इंडिया में फूड ईडेबल आइटम चाइना से बैन है, प्रॉपर बैन कर रखा है। वहाँ के च्युइंगम विंगम पता नहीं क्या क्या। एक तो खबर आई थी, पता नहीं अब ये कितना सच है झूठ है, ये जूतों की जो सोल ख़राब हो जाती है ना, इससे च्युइंगम बना दिया उन लोगों ने। चल रहा है, हाँ च्युइंगम चल रहा है मार्केट में, पॉलीमर ही तो है, ये पॉलीमर है वो पॉलीमर है, चल रहा है। और उस च्युइंगम को पसंद किया जाता था बहुत, क्योंकि बहुत लंबा चलता रहता है वो। चाइना से प्रॉपर बैन है, खाने की कोई चीज़ नहीं आती। चावल बना रहे हो वो रबड़ों से, प्लास्टिक से चावल बने, चाइनीज चावल आते हैं, इनफैक्ट वो मिलता भी है। बेटा वो उनकी मजबूरी थी, चाइना का ऐसा नहीं है कि चाइना की चीज़ हमेशा खाता था। चाइना चाइना के पास आबादी ज़्यादा है, खेती की ज़मीन ही नहीं है, फर्टाइल लैंड है ही नहीं वहाँ पर। गोभी डेजर्ट है, टकला मकान है जगह का नाम है ये, टकला मकान। डेजर्ट है टकला मकान, गोभी डेजर्ट है, टकला मकान वहीं पे है यार, एक बार देखना टकला मकान कहाँ है शायद। हाँ जगह का नाम है टकला मकान। गोभी डेजर्ट भी, गोभी का मरुस्थल, हाँ कोल्ड डेजर्ट चाइना में पड़ता है। तो वहाँ पर खाने के लिए कुछ था ही नहीं उनके पास। एक्चुअली में उन लोगों ने एक हरकत की, जब भी आप नेचर के साथ छेड़ते हो क्या होता है बताता हूँ आपको। हाँ फिर तो आपको नेचर ने जो किया फिर तो भूल जाओ आप। बता रहा हूँ क्या किया उन लोगों ने। वहाँ पर क्या अनाज की कमी हो रही थी, तो वहाँ के माओ जेडोंग साहब ने पूछा कि ये अनाज की कमी हो क्यों जाती है, हम लोग उगाते हैं तो अच्छा खासा, बोला चिड़िया खा जाती है, तो एक काम करो चिड़िया मारना शुरू करो। स्पैरोज़ को इतने मास स्केल पे मारा, स्पैरोज़ वाइप आउट कर दिए चाइना से। और फिर पता है क्या हुआ, वो स्पैरोज़ गेहूँ कम और उस पर लगने वाले कीड़े ज़्यादा खाती थी, ग्रास हॉपर्स को खाती थी। इधर से नेचर को छेड़ा आपने, उधर से दूसरी तरफ दूसरी पॉपुलेशन बढ़ गई ग्रास हॉपर्स की और इनकी, 100% अनाज खत्म हो गया। पहले तो थोड़ा सा होता था, ऐसा भयंकर फैमाइन आया, बहुत बड़ी मास पॉपुलेशन मर गई थी। फिर क्या, फिर वो तो आगे की कहानी है। ऐसे एक बार और हुआ, एक और समझदार ने ऐसा ही किया था। तो वेटिकन सिटी से एक समझदार ने कहा कि काली बिल्ली शैतान का प्रतीक होती है, इसे मार दो। यूरोप में मास स्केल पे बिल्लियां मारनी चालू हो गई, खूब बिल्लियों को मारा गया, चूहे बढ़ गए, प्लेग फैल गया। नेचर से छेड़ो, छेड़ो नेचर को। हाँ काली बिल्ली शैतान का प्रतीक होती है, मार दो। मच्छर, एक्चुअली में मच्छर भी आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको पता है मच्छर आपको कभी भी इस इंटेंशन से नहीं खाता वो कि पहली बात तो मच्छर के जो मोस्टली पॉपुलेशन है ना, मतलब जो वेराइटीज़ हैं उसमें मोस्टली मच्छर खाते ही नहीं है, इंसानों को नहीं खाते। ये लोग जिंदा कैसे रहते हैं, क्या खा के रहते हैं, चाहे कोई सा भी मच्छर हो, पेड़ों का रस पी के जिंदा रहते हैं, फिर इंसानों को क्यों खाते हैं। तो सिर्फ फीमेल मच्छर खाती है, वो भी अपने एग को न्यूट्रिशन के लिए, एग के न्यूट्रिशन के लिए वो खाती है। तो बाकी वैसे मच्छर इंसानों को वैसे शिकार बनाता नहीं है जल्दी, फूड साइकिल में है ही नहीं, उसके फूड साइकिल का हिस्सा नहीं है इंसान। वो तो सिर्फ अपने एग के न्यूट्रिशन के लिए इंसानों से लेती है ब्लड। हाँ
नहीं तो ऐसे नेचर छेड़ते हैं तो फिर हर बार नुकसान होता है ना। मैंने कहा ना, आप जानवर इमेजिन ही नहीं कर सकते, वहाँ पर शेर चीता सब खाते हैं। इंसानों को बेटा अफ्रीका में कुछ प्लेसेस है वहाँ पर खाया जाता है। हाँ नहीं, ट्राइब्स नहीं है वो, पूछे मत क्या है वो, कभी नाम सर्च करना। वो इती अमीन मैंने बताया तो था उसका नाम। हाँ बताया था मैंने। चलो मैं उसके भाई की शक्ल दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ईदी अमीन नाम है इसका। इसके लिए कहा जाता था इंसानों को खाता है। ये वहाँ का डिक्टेटर था, अपने फ्रिज में इंसानों को जिसको खाता था उसकी खोपड़ी संभाल के रखता था ये। क्या? हाँ बेटा, इसकी तो जो बैंड बजी थी ना, इसकी कहानी कभी मैं आज लास्ट में सुनाऊंगा। चलो दो तेरह में पढ़ा देता हूँ, फिर इसकी कहानी सुनाऊंगा लास्ट में। ठीक है चल, एक क्वेश्चन और करते हैं सिंपल सा, ये सभी बॉडीज पे एप्लीकेबल है। तो अगर मैं अगला क्वेश्चन दूँ आपको एक स्फेयर के लिए। अच्छा, ये हर एक क्वेश्चन करने के बाद ना थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, एक छोटा सा टर्म निकालना होगा अपन को, रेडियस ऑफ जायरेशन। लास्ट में बताऊंगा क्या है, तो सब में फिर निकालना पड़ेगा आपको। तो बेटा एक स्फेयर है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, बताओ फटाफट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड स्फेयर है। चलो हॉलो स्फेयर ले लो। हॉलो स्फेयर, तो हॉलो स्फेयर के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है? 2/5 mr²। चलो मुझे क्या पता, मैं तुम लोग को चेक कर रहा था। वैसे तो मुझे ये पता है, सबको याद ही है, कॉपी में पीछे पलट के सबने देखा है, सबको याद है। वो देखो, तो मुंह पे भी शर्म नहीं आ रही। हाँ देखो देखो, कितना था? 2/3 mr² हॉलो का। सबके अलग अलग आंसर आ गए। हाँ तो 5/3 mr² आ रहा है। गुड, करेक्ट करेक्ट। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। आर डिस्टेंस अवे, ठीक है, आर डिस्टेंस अवे, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना था? 2/3 mr²। मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता था कितना, 2/3 mr²। मुझे क्या करना था, बस इसमें ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर और m ये ऐड कर देना था। आ गया मेरा i = 3, एलसीएम लिया 5/3 mr²। कितना आसान कर दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम ने हमारे जीवन को। ठीक है, दिस इज नोन एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक्चुअली मैं दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन दूंगा एक साथ। तो अगला लिखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसके लिए थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, ये तो बहुत आसान था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, थोड़ा सा इतना सा, मतलब एक लाइन के लिए आपको इतना निकालना पड़ेगा बस, रेडियस ऑफ जायरेशन। बता ही दूंगा क्या होता है, कुछ नहीं, इसके बराबर रखना होगा आपको m² और फिर m से m कट जाएगा, k की वैल्यू निकालनी है। तो k = कितना निकल गया इसके लिए? √5/3 r, r² नहीं r, रूट के बाहर हो गया, ये आ गया आंसर। रेडियस ऑफ जायरेशन ये मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में, अभी भी तीसरा टॉपिक है ये, इसलिए अभी मैं बता ही नहीं रहा, लास्ट में बताऊंगा। इसकी कहानी बड़ी ज़ोरदार है। हाँ अच्छा आपकी,
बस तरीका ये है निकालने का कि एम के स्क्वायर के बराबर करके और बस के की वैल्यू निकालनी होती है। जायरेशन टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक ही डालेंगे अपन, रेडियस ऑफ जायरेशन ये होता क्या है, ये बहुत गजब की चीज़ है। अच्छा एक बात बताओ, चलो अभी क्यों बताऊँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ो पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लिखो इसको। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसके लिए पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट लिखो, ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेनर बॉडीज या 2D बॉडीज। 1D पे भी लगा लेना, लेकिन ठीक है 1D का मतलब नहीं है, 2D बॉडीज। ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेनर और 2D बॉडीज। 3D बॉडी में गलती से भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग स्फीयर में लगा रहे हो, क्यूब में लगा रहे हो, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ किस में वैलिड है? 2D बॉडीज में। अच्छा देखो, वैसे तो बुक्स में इसमें IX, IY, IZ 3 नाम दिए होते हैं। हाँ, IX, IY, IZ। चाहो तो मैं भी वही दे देता हूँ, वरना मेरी इच्छा थी IA, IB, IC देने का। बोलो XYZ ही दे दूँ? चलो बताऊँगा ऐसा मैं क्यों चेंज करना चाह रहा था, क्योंकि बच्चे अपनी तरफ से गलत थ्योरीज बना लेते हैं। IX, IY, IZ, ये 3 चीज़ें हैं बेटा, 3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, जिसमें X एक्सेस के अबाउट, Y एक्सेस के अबाउट है और Z एक्सेस के अबाउट है। अब अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन एक बार X लिया, एक बार Y लिया, एक बार Z लिया, मतलब तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ रोटेशन है। एग्जाम्पल के लिए बना के बताता हूँ, कुछ कहना चाहते हो? क्या चतुर्भुज? ये क्या नाम रखा तुमने उसका? अब ज़रा सोचने की कोशिश करो, ये X एक्सेस, ये Y एक्सेस, ये Z एक्सेस। अगर मैं IX बोलता हूँ इसका मतलब ये रिंग कैसे घूम रही होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज माई X एक्सेस, मतलब ऐसे ऐसे फ्लिप कर रही होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज Y, मतलब ऐसे घूम रही होगी। और एक्सिस ऑफ रोटेशन इज Z, मतलब कुछ ऐसे। यही होगा बोर्ड से बाहर आते हुए। क्लियर हुआ IX, IY, IZ तीनों का मतलब? देखो अब यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ याद रखना। वैसे वो लोग Z एक्सेस, मैं ऊपर ही बना दूँ कि Z एक्सेस, चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि फॉर्मूला जो तुम लोग बुक में देखो वही तुम्हें यहाँ भी दिखे। ये हमारा Z एक्सेस है और ये Y एक्सेस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी Y दे दो, किसी को भी Z दे दो, तीनों परपेंडिकुलर है। एक ज़रूरी सूचना ये है कि IX एंड IY दोनों बॉडी के ऊपर लाई करने चाहिए। देखो ये पूरे रिंग के ऊपर से क्रॉस कर रहा है IX और IY, पर IZ को देखो वो बॉडी के ऊपर से नहीं, सिर्फ सेंटर से निकल रहा है, वो पूरे बॉडी पे लाई नहीं कर रहा, जबकि IX और IY पूरे बॉडी पे लाई कर रहा है। तो IX एंड IY मस्ट बी लाई ऑन बॉडी। मस्ट बी लाई ऑन बॉडी। दूसरी बात, IZ, इसकी कहानी क्या है? IZ इज परपेंडिकुलर ऑन IX एंड IY, और साथ के साथ जो भी मेरे बॉडी का प्लेन है उसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए।
तो साथ के साथ क्या है, आई जेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। ठीक है, प्लेन ऑफ बॉडी। तो इस सिनेरियो में बच्चे मैं बोल सकता हूँ आई जेड मस्ट बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। याद रखना, इसको चिपकाने के बहुत सारे रूल्स हैं, सारे रूल्स ध्यान रखोगे तो ही चिपका सकते हो। पहला, 2D बॉडी होना चाहिए, आई एक्स और आई वाई कहाँ पर होना चाहिए, बॉडी के ऊपर लाई करना चाहिए। जो आई जेड मुझे निकालना होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर है, हाँ या ना, पक्का? तो इस रिंग के लिए निकाल के देखें। हाँ ठीक है, तो चलो ये रिंग का ही क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले रिंग का क्वेश्चन करते हैं। बेटा रेस लगा लेना, लगा लेना रेस, देख लो एक क्वेश्चन देख लेता है। तो ये रिंग के लिए बताओ, आपको कोई ऐसा एक्सिस है जिसके बारे में पता हो पहले से? कौन सा एक्सिस है पहले से पता है? देखो जेड एक्सिस के अबाउट आपको पहले से पता है कितना होता है, आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। लेकिन बेटा इस बार तो मुझे ना एक्स के अबाउट पता है ना वाई के अबाउट पता है। कोई भी दो पता हो तब तो मैं तीसरा निकाल सकता था। लेकिन सोच के देखो, रिंग को चाहे ऐसे घुमाओ चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाओ, सेम ही बात तो है। तो दोनों के लिए सेम है, सिमेट्रिकल है। तो इस केस में क्या मैं आई जेड इज इक्वल टू, ये इस क्वेश्चन की बात हो रही है ध्यान रखना, आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स बोल दूं, क्योंकि यहां पर आई एक्स और आई वाई क्या होंगे इस केस में। और अब देखो जरा, आई जेड की वैल्यू पता थी कितनी, एम आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स, तो 2 से डिवाइड कर दिया 1/2 एम आर स्क्वायर। और देखो मैंने आई एक्स यानी एक्स एक्सेस के अबाउट भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। ठीक है ना, और सेम यही वाई के अबाउट भी होगा, तो वाई के अबाउट भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। निकालते रह जाते एलिमेंटल तरीके से, एलिमेंट काट काट के निकालते ही रह जाओगे, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ यस और नो? चलो तो मेरे हिसाब से सबको जल्दी है रेस लगाने की, छापो फिर। हाँ हाँ, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ये आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, ज़रूरी नहीं हर एक के लिए हो। वांट सम गंदे गंदे क्वेश्चंस? हाँ श्रीधा बेटा बोलो। सर जो फॉर्मूला आपने पहले बताया था वो किस लिए? क्या बेटा, जो एम के स्क्वायर वाला फॉर्मूला। बेटा वो अभी मैं बताऊंगा लास्ट में। अभी इसको भी ख़त्म करने के बाद रेडियस ऑफ जायरेशन एक टॉपिक है, इसमें निकाल सकते हो। बस कुछ नहीं करना, जो भी आंसर आया उसको एम के स्क्वायर के बराबर रखो और के निकाल लो। के इज़ नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन। होता क्या है मैं ये लास्ट में बताऊंगा, ये सब खत्म होने के बाद।
महाराष्ट्र में एक वायरस फैला है अभी। वो मतलब एक्चुअली में, हाँ नहीं, वो एक्चुअली में फूड साइकिल से बॉडी में एंटर होता है एंड देन आफ्टर वो ब्रेन को हिट करता है, दिमाग अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है, मतलब खा जाता है एक्चुअली में। सच में, ये सीरियसली बता रहा हूँ। आप इम्यून, आप चिंता मत करो। काव्या इम्यून है। हाँ, और एक दिन भागते भागते घर में गई, मम्मी मम्मी मेरे को गाय खा जाएगी। मम्मी ने डांटा, गाय खाती है किसी को? बोला आपने तो बताया मेरे दिमाग में भूसा भरा है, भूसा तो खाती है। हाँ हाँ। और जब कुत्ता जिंदा बचा नहीं बचा वो? अब बताओ, सबसे आलसी ब्रीड कहा जाता है वो। हाँ तो चने खिलाओगे तो मारेगा ही। और आपने खिलाया तो क्या किया उसने? नहीं बेटा, एक्चुअली में डॉग्स जो होते हैं ना, ये काफ़ी चीज़ें सेंस कर सकते हैं। ये सच बता रहा हूँ आपको। और आप कभी एक भीड़ में नोटिस करो, 10 लोग खड़े हो ना, तो डॉग 8 लोगों के पास नहीं जाएगा लेकिन 2 लोगों के पास चला जाएगा। वो लोग ऑरा सेंस कर सकते हैं, किसके अंदर ह्यूमैनिटी है और किसके अंदर नहीं है, वो इसे सेंस कर लेते हैं। हम लोगों को तो जानना पड़ेगा ना किसी इंसान को इसके लिए। वो लोग सेंस कर सकते हैं और वो उन्हीं के पास जाते हैं जिनके अंदर ह्यूमैनिटी होती है, वरना फिर काटते हैं। हाँ, अब उसको घोड़ा समझ के चने खिलाओगे तो काटेगा ही वो। अच्छा, कभी साइंस के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखते हो क्या? यूनिवर्स 25 एक्सपेरिमेंट देखा आप लोगों ने? चलो ये तुम लोग सर्च करना, यूनिवर्स 25। यूनिवर्स 25 एक्सपेरिमेंट देखना है। माउस का एक यूनिवर्स बनाता है, उनकी पॉपुलेशन अपने आप वाइप आउट हो जाती है। पहले बढ़ती है, अचानक से पूरा ख़त्म हो जाता है। हाँ, और ऐसे एक एक्सपेरिमेंट है, क्या नाम से, चलो ये वाला जाने दो तुम लोग। फिर तुम में से आधे लोग रात को बोलोगे नींद नहीं आ रही। क्या बता दिया ऐसा? चलो आगे बढ़ते। ना 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 ना, सॉरी सॉरी, अरे मजाक कर रहा था, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट होता ही नहीं। केमिस्ट्री पढ़ के नींद आती है? अच्छा, सबसे ज़्यादा लॉयल जानवर कौन सा होता है? घोड़े होते हैं सबसे ज़्यादा लॉयल, सबसे ज़्यादा लॉयल। तो लॉयल जानवर के नाम पर चने खिला दिया उसे। काम गधे वाले खुद करो। हाँ, वो भी इंटेलिजेंट होता है, सोचो, गधे भी इंटेलिजेंट होते हैं। ना ना, ये कुछ ये कुछ अलग ही ब्रीड है ये।
ये एक डिस्क है बच्चों, और ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। शांति से देखो इधर। तो आप लोगों से बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, मास एम रेडियस आर। अच्छा, तुम लोगों को कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास भी तो करवाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, सेंटर ऑफ मास में। अभी इसमें भी करवा सकता हूँ। 3/2 mr²। हाँ, तो डिस्क का कितना हो गया? 1/2 mr²। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, करेक्ट। और कोई आंसर? करेक्ट करेक्ट। अच्छा, भेड़ के बारे में कुछ जानते हो? भेड़, शिप, जानते हो उसके बारे में कुछ? क्या क्या जानते हो? कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए तो इसका आंसर आएगा 5/4 mr², आई गेस सो। डिस्क का हाफ mr² होता है। मैं करवाऊं? अरे नालायको, वो हाफ mr² उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, यानी इस डिस्क से बाहर आते हुए, यानी z एक्सिस के अबाउट। तो पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के x एक्सिस के अबाउट निकालोगे, तो इसमें x और y दोनों में बराबर है, तो वो आ जाएगा 1/4 mr²। पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के इसके सेंटर के अबाउट x और y पे निकालो, फिर उसके बाद उसे पैरेलल शिफ्ट करेंगे अपन। पहले ये तो देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट किस तरफ है, वो तो बोर्ड से बाहर निकलते हुए पैरेलल है क्या वो दोनों? फिर कैसे लगा दे पैरेलल एक्सिस थ्योरम? क्वेश्चन देखो आंख बंद करके, चिपका दो फॉर्मूला, कुछ तो पढ़ा ही था। क्योंकि बेटा दोनों तरफ सिमेट्रिकल है ना, ये एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, वाई के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। एक्स और वाई दोनों इस पे लाई कर रहे होंगे ना, तो सिमेट्रिकल है दोनों के अबाउट। डिस्क है ना ये, रेक्टेंगल होता तो कुछ अलग हो जाता, ट्राइंगल होता तो कुछ अलग हो जाता। 5 mr²/4। डन। अच्छा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, कितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे अपन लोग। अब बात करते हैं फटाफट रेडियस ऑफ जायरेशन की। मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये साइकिल, इस पे हम लोग बैलेंस कैसे हो जाते हैं? सबको साइकिल चलानी तो आती है ना? इल्ले हाँ, नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि साइकिल पे खुद को कैसे बैलेंस करते हो? ठीक है ठीक है, तो फिर एक काम करो, आज खड़ी साइकिल पे बैठ के दिखाना जो चल ना रही हो।
क्यों? अगर बैलेंस, अगर आप दोनों तरफ बराबर मास से बैलेंस कर रहे थे तो खड़ी साइकिल में भी रुक बैलेंस कर सकते हो। करके दिखाओ ना मुझे, लिटरली कह रहा हूँ, ये करके देखो। खड़ी साइकिल में खुद को बैलेंस करके देखो। आप चलती हुई साइकिल में तो इजीली बैलेंस कर लेते हो, रुकी हुई साइकिल में क्यों नहीं बैलेंस कर पा रहे? ऐसा नहीं इम्पॉसिबल टास्क है, कर सकते हो कुछ एक सेकंड के लिए। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि खड़ी साइकिल में बैलेंस नहीं होता, लेकिन मूविंग साइकिल में तो आप मस्त आराम से ऐसे बाल वाल भी सेट कर लेते हो, चलती हुई साइकिल में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। हैंडल छोड़ के चला लेते हैं, चिंगारियाँ निकालते हैं स्टैंड से, है ना लक्ष्य? स्टैंड से चिंगारियाँ निकालते हैं। और मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, ये करता ही है। मैं स्कूटी की बात कर रहा हूँ। स्टैंड से चिंगारी नहीं निकाली, चिंगारी नहीं निकाली स्टैंड से, स्टैंड से इससे स्कूटी से मैं देखा है तो मैं चिंगारियाँ निकालते हुए। हाँ, चलती हुई गाड़ी में स्टैंड नीचे करके मैंने देखा है बेटा, देखा है देखा है। चलो बाद में बात करते हैं इस बारे में। हाँ हाँ, तो बेटा खड़ी गाड़ी हो कोई भी, खड़ी टू व्हीलर, कार की बात नहीं कर रहा, खड़ी कार में बैलेंस हो गए सर। कोई भी टू व्हीलर अगर खड़ी है तो हम उसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे, वाई? चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। क्या बाइक रेसिंग देखी है आप लोगों ने? हाँ, वो टीवी में देखी होगी, रियल में तो इंडिया में अलाउड लीगल नहीं है, दुबई में होती है मोस्टली है। तो उन लोगों को जब टर्न लेना होता है ना तो लोग झुक जाते हैं, हैंडल नहीं घुमाते। क्यों भाई? तुम ये लोग साइकिल में भी कर सकते हो, अगर साइकिल थोड़ी सी स्पीड में झुक जाओ, ऑटोमेटिक साइकिल घूम जाएगी, आराम से घूम जाएगी। गिर गए तो ज़्यादा झुक गए होगे। हाँ, स्पीड स्लो कर ली तब तो गिरोगे। हाँ, तो चलो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, ये शिप जो होती है पानी में चल रही होती है, इसको कैसे मोड़ते हैं? स्टेयरिंग होती है क्या शिप में? वो इसलिए नहीं होती, वो प्रोपेलर की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए होती है बस। कैसे मोड़ते? हैंडल लगा होता होगा, साइकिल की तरह घुमा देते होंगे। हाँ, क्या करते होंगे? अच्छा, एरोप्लेन को कैसे घुमाते हैं हवा में? उसमें दोनों तरफ विंग्स लगे होते हैं, एक की स्पीड कम कर दो, ऑटोमेटिक घूम जाएगी, है ना। हैंडल होता है बेटा, वो हैंडल आगे काम कैसे करेगा? ऐसे उसके आगे जो क्या नाम है, ये प्लेन है, ये ऐसा बड़ा सा प्लेन है आपका, तो इतना पार्ट ऐसे घूम जाता होगा ऐसे आगे से, हैंडल घुमाते ही, फिर प्लेन इधर घूम जाएगा, ऐसा कुछ होता है। फिर प्लेन के आगे वाला हिस्सा ऐसे घूम जाता होगा खुद ही। फिर होता क्या है? मैकेनिज्म जानना है मुझे। हाँ, क्या करते हैं? एक्सेस, वही मुझे जानना है यार, होता कैसे होगा। मोए मोए का कंसेप्ट नहीं यार, मोए मोए से तो नहीं है ये। चलो मैं अब इसका एक फिजिक्स का एक लॉ बताता हूँ। ये आपको सिलेबस में तो वैसे बस थोड़ा सा इन्होंने रेडियस ऑफ जायरेशन ही लिख रखा है, इसके अलावा कुछ बताया नहीं है। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ आपको। तो बेटा एक फिजिक्स का लॉ होता है, आगे चल के ये बात समझोगे जब मैकेनिक्स हायर स्टेट पे पढ़ोगे। जब भी कभी भी कोई भी बॉडी दो एक्सिस ऑफ रोटेशन में मूवमेंट करती है तो तीसरे में ऑटोमेटिकली मूवमेंट कर जाती है। समझना कैसे? लेट अस सपोज साइकिल सामने की तरफ आ रही है, तो इसके व्हील्स किस तरफ मूव कर रहे थे? मतलब इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। दूसरा आपने क्या किया, आपकी साइकिल को इधर की तरफ टर्न करने की कोशिश की, लेफ्ट साइड, तो क्या आपकी गाड़ी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं घूम रही अब? यानी एक दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, तो तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर किधर आएगा? सामने।
यानी आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली इस तरफ घूमने लग जाएगी। समझ पा रहे हो? इस वजह से आप झुक जाते हो जब गाड़ी घुमा रहे होते हो। और इसी का वाइस वर्सा करके देखो, आपने गाड़ी को खुद झुका दिया तो क्या आपकी गाड़ी इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट नहीं घूम जाएगी? तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ऐसे घूम जाती है। समझ आया? हाँ या ना? तो दो एक्सेस ऑफ रोटेशन में एक साथ अगर चेंज होगा तो तीसरे में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यही प्रिंसिपल गायरोस्कोपिक प्रिंसिपल कहलाता है और इस पर बहुत सारी चीज़ें बनती है। शिप को घुमाना होता है, वो लोग जो स्टीयरिंग घुमा रहे होते हैं ना, स्टीयरिंग पता है क्या करते हैं? वैसे इसमें कंसेप्ट होता है फ्लूइड में मेटा सेंटर का, मेटा सेंटर बोलते हैं इसे। तो बस वो कुछ नहीं करते, शिप ऐसे सीधा खड़ा है, इसको बस हल्का सा ऐसे झुका देते हैं, हल्का सा झुकाते हैं, और ये एंगल बहुत ज़्यादा नहीं होता, मुश्किल से आधा डिग्री 1 डिग्री होता है, इतना सा झुकाते हैं, ऑटोमेटिकली वो घूमना शुरू कर देगी शिप। और शिप ऐसे नहीं होता कि चलते चलते ऐसे ड्रिफ्ट मार दिया शिप में है ना, शिप में कई किलोमीटर्स के रेडियस में घूमना पड़ता है, ऐसे नहीं ड्रिफ्ट मार जाती है शिप कि मतलब चल रहे हैं चलो चलते चलते ऐसे जूम करके घुमा दी शिप, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्पीड बोट में घुमा सकते हो, तो उसमें बेटा प्रोपेलर का कंसेप्ट मूवमेंट का होता है, तो उसमें प्रोपेलर के मूवमेंट का कंसेप्ट होता है। शिप में ऐसा करते हैं तो सारे प्रोपेलर के ब्लेड टूट जाएंगे, इतना मोमेंटम है उसका तो क्या मोमेंटम होता है। टाइटैनिक तो बेवकूफ़ी से डूबी थी, असली टाइटैनिक डूबी भी नहीं थी, असली टाइटैनिक डूबी भी नहीं थी, वो इंश्योरेंस का पैसा वसूलने के लिए डुबाया गया था उसे जानबूझकर। हाँ हाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बिजनेसमैन को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली टाइटैनिक नहीं डूबी थी, वो नकली थी, टाइटैनिक का नाम देके उसे डुबा दिया। हाँ हाँ, आई गेस जो भी था। तो ठीक है, फिर तीसरा एरोप्लेन का कंसेप्ट समझो। एरोप्लेन में जो उसकी विंग्स होती है ना, अगर मान लो उसे इधर टर्न लेना है तो विंग्स को ऐसे झुका देते हैं, एरोप्लेन को बस थोड़ा सा झुका देते हैं, ऑटोमेटिकली एरोप्लेन घूम जाता है। तो इस सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है? एक्सेस ऑफ रोटेशन पे। और यही एक्सेस ऑफ रोटेशन की कहानी रेडियस ऑफ जायरेशन से लिंक होती है कहीं ना कहीं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हुआ है, और ये कुछ भी नहीं है, किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला सब्सटेंस का, जैसे इसके लिए निकाला, आप लोगों का क्या निकल के आया? कल तो एक्स एक्सिस के अबाउट आपने निकाला था इसमें, तो ये निकल के आया था आपका 1/4 mr² परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाकर, और फिर इसे शिफ्ट किया आप लोगों ने आर डिस्टेंस, तो प्लस mr² किया, और ये आ गया था 5/4 mr²। कुछ नहीं, इसके आंसर को लिख देना m² के बराबर, m से m कट जाएगा, k की वैल्यू निकल के आ जाएगी √5/2 √5/2r। ये इसका रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। ठीक है, ये है Ix और ये है Iy। इस केस में भी Ix और Iy बराबर होगा क्योंकि डिससिमेट्रिकल है। और इस बाहर की तरफ आते हुए एक्सिस के अबाउट आपको पहले से पता था, z एक्सिस के अबाउट कितना 1/2 mr²। पिछले वाला क्वेश्चन जैसे किया था वैसे कर सकते हो सॉल्व इसको भी, आपको तो वही पता था ना 1/2 mr²। फिर आपने उससे Ix निकाला और Ix से पैरेलल शिफ्ट किया कितना, r डिस्टेंस। अरे जब बता रहा हूँ तो पूरी बात सुन लिया करो, बहुत बुरा पीटूंगा। क्या क्यों लगता है बार बार सॉरी काम आ जाएगा? मैं चाहता नहीं तुम लोग को अभी पिटवाऊँ दिवाली से पहले, दिवाली पे आऊँगा डायरेक्ट। ये मजाक में समझ रही है, मजाक समझ रही है। धनतेरस के दिन, हाँ बहुत बार, नहीं हर किसी के साथ नहीं करता, जो मेरे पर्टिकुलर टारगेट होते हैं। ढूंढ लो अब टारगेट। बेटा कुछ करो जीवन में, कुछ नहीं किया यही तो प्रॉब्लम है। चलो तो मैं आज की कहानी मेरी वाली तो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब तुम लोगों को जो जानना है वो जान लो।
कौन सा एक्सपेरिमेंट? भूल गया बेटा।